नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश का जनादेश सबके सामने है, लेकिन इस जनादेश का संदेश क्या है? अब तक जो आकलन लगाए जा रहे थे, दरअसल वो अब आंकड़ों के साथ सबके सामने आ चुके हैं। यूपी और उत्तराखंड में भाजपा दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। तो क्या 2022 का ये जनादेश 2024 का संदेश है, या फिर योगी आदित्यनाथ का 80-20 वाला फॉर्मूला हिट? इसीलिए विरोधी हो गए चित। यूपी में बीजेपी की विक्ट्री का योगी राज शुरू हो गया। आज इसी मुद्दे पर हम महाबहस करेंगे, पूछेंगे सवाल कि असल में क्या हुआ, विरोधियों का हाल क्या, विपक्ष के मुद्दे रहे नाकाम और इसीलिए बीजेपी रही कामयाब? क्या है इसके पीछे का पूरा गुणा गणित? समझाएंगे आपको आंकड़ों के साथ, बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बाईस का संदेश, मातृशक्ति का जनादेश। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। 2022 का जनादेश, 2024 का संदेश। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। योगी सरकार मुस्लिम जिम्मेदार। मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया। लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है जरूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। 80-20 फॉर्मूला हिट, विरोधी चित। जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। हम दोनों पक्ष के अच्छे खिलाड़ियों में से हैं। हम विपक्ष में रह करके अपना राजनीतिक गेम खेलेंगे। न्यूज 18 का खास शो देखिए, महाबहस। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री यूपी सरकार में। इसके अलावा डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, सत्येंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उमा शंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस और कुश अंबेडकर राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सुरेश खन्ना जी, सवाल यही कि आज महाबहस में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो बीजेपी को प्रचंड जीत मिली उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या उसके पीछे उस 80-20 फैक्टर को भी रख के देखा जा सकता है, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था और कहा था कि ये लड़ाई दरअसल 80 और 20 की है। इतना बड़ा आंकड़ा जीत के तौर पर मिलना यानी साफ है जाति से ऊपर उठकर आप लोगों को वोट मिला है। सपा से वो हैं जी, आप हमें सुन पा रहे हैं सुरेश खन्ना जी? जी, मैं अकेला हूं या कोई और भी है साथ में? जी जी सर आप ही हैं। आप ही से चर्चा चल रही है कि जिस 80-20 की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार से पहले कही थी कि ये जो बैटल है ये 80 और 20 का है, और जो बड़ा आंकड़ा आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है, तो आपको लगता है कि ये वही बात है जो आज चरितार्थ होती हुई नजर आई है? जातियों से ऊपर उठकर बिना बटे आपको ये वोट मिला है? जी हाँ, 80-20 के माने जो निकाले जा रहे हैं, हम तो 80-20 के माने ये निकालते हैं कि जनता में 80% हमारी लोकप्रियता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का समर्पण है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग आस्था रखते हैं। ऐसे 80% से ज़्यादा लोग हैं।
80% से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं, उसके शासन को पसंद करते हैं और उसकी नीतियों को पसंद करते हैं। यही है 80% का मतलब, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है 80% का। लेकिन ये बात तो आप मानेंगे ना कि जो और जीत का आंकड़ा ये आपको चुनाव मिला है इस बात का वो संकेत जातियों में देते बटा हैं। नहीं है, जातियों में बटा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इस बात राजनीति को का- यदि आप उठा के देखें तो बहुत से दल ऐसे हैं जो कि जिनका आधार ही यही है, उस आधार पर वो बने और उसी आधार पर वोट बैंक को वो साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां जिस तरह की जीत भाजपा को मिली है तो यानी वो 80% इंटैक्ट था, बिना जातियों में बटा वाला वो लाभार्थी वर्ग जैसा कि आप कह रहे हैं जो सीधे तौर पर भाजपा से जुड़ा। देखिए, ये चुनाव पूरी तरीके से जनता ने इस आधार के ऊपर वोट दिया कि जनता अमन चैन चाहती है, सुशासन चाहती है, कानून का शासन चाहती है, रूल ऑफ लॉ जो लागू कर सके उसको पसंद करती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का शासन हर स्तर पर देखने को मिला और इससे जनता ने राहत की सांस ली। लोग, हमारी बहू बेटियां, विशेष रूप से लड़कियां, खास तौर से ये महसूस करती थी कि इस शासन में वो सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस चुनाव में मिला। वैसे तो सर्व समाज का फ़ायदा हमको मिला, सभी समाज के सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अगर आप वोट का परसेंटेज देखें तो आज हमको लगभग 42% वोट मिला है इस चुनाव में। और ये चुनाव खास तौर से इस बात को दर्शाने वाला है कि जनता कानून का शासन और विकास चाहती है और इस मुद्दे के ऊपर हमारी सरकार पूरी तरीके से खरी उतरी है। जो लोग जातिवाद, परिवारवाद के पोषक थे या किसी न किसी रूप में अपराधियों की सरपरस्ती करते थे, अपराधियों का संरक्षण करते थे, उन लोगों को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सर एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों से MY फैक्टर का बड़ा जिक्र होता रहा है। मुस्लिम यादव फैक्टर, उनके साथ दलित को मिला देंगे तो वो कॉम्बिनेशन कभी मायावती के लिए बहुत बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन साबित हुआ था। लेकिन इस बार के चुनाव में भी MY फैक्टर देखा गया, चाहे वो सपा गठबंधन में हो, वो उनका अपना परिभाषित फैक्टर रहा। लेकिन भाजपा इसको कह रही है कि यहां पर मोदी योगी भी हो सकता है, यहां पर महिला और युवा भी हो सकता है। जी देखिए, सभी कुछ है, महिला युवा भी है, माननीय मोदी योगी तो हैं ही। और मैं जिस क्षेत्र से जीत के आता हूं वहां पर बड़े पैमाने पर माइनॉरिटी भी है और यादव कम्युनिटी भी है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से 9वीं बार जीता हूं लगातार और सभी वर्गों का, सभी जातियों का वोट मिला बिना किसी रिजर्वेशन के। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक ही क्षेत्र से कई बार जीतना मुश्किल होता है, बिल्कुल, क्योंकि लगातार लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हो जाती हैं। उसके बाद भी लगातार जनता ने हमको, सर्व समाज ने हमको ये समझकर वोट दिया कि हम सर्व समाज के हितैषी हैं। ठीक है, सर्व समाज की बात आपने भी की, सबको साथ लेकर चलने की बात सपा ने भी की, लेकिन जिस सर्व समाज और सबके विकास का जिक्र आप कर रहे थे, जनता ने उस पर मोहर लगाई है। लेकिन सर, भाजपा के जीत के कारकों की जब चर्चा होती है तो लोग ये भी मान रहे हैं, जानकार ये भी कह रहे हैं कि जो बसपा के कैडर का वोट था वो भी भाजपा में ट्रांसफर हो गया और मुस्लिम बसपा की तरफ ना जाकर वो पूरी तरह सपा की तरफ चला गया। मतलब बात वही हुई घूम फिरकर 80 और 20। देखिए, ये अलग अलग क्षेत्र में कहीं न कहीं हो सकता है, लेकिन सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगी दलों को सभी वर्गों का वोट मिला है बिना किसी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश खन्ना जी न्यूज 18 से जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जिस सर्वहित की बात भाजपा करती आई, जिस विकास की राजनीति और रिपोर्ट कार्ड को उसने सामने रखा, जनता ने उसी को चुना है। जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट जो है वो भाजपा को मिला है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है, सभी मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास भी एक खास डेटा है जिसके एनालिसिस करके वो हमें बताएंगे। जी अनुपम।
बिल्कुल आस्था, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, कल से जब से रिजल्ट सामने आए हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जाति का फैक्टर नहीं चला, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यादव लैंड में समाजवादी पार्टी को अच्छी परसेंटेज में वोट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। कुछ लोग अलग अलग जातियों की बात कर रहे हैं, लेकिन दो बातों को समझना होगा। पहली चीज ये कि 2017 में समाजवादी पार्टी को 21.8% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिले थे, जबकि अगर 2022 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले हैं। अब इसके सिनॉप्सिस को समझेंगे और बीएसपी की भी स्ट्रेटेजी प्लानिंग को यहां पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये 2022 का कल जो रिजल्ट आया है, जनता का जनादेश आया है, वो है बीजेपी प्लस 273, एसपी प्लस 125, कांग्रेस 2, अन्य 2 और बीएसपी 1। अब यहां पर अगर एरिया वाइज देखें तो जहां पर मुस्लिम निर्णायक थे वहां पर क्या तस्वीर रही है, वहां की अगर बात करें तो ये जहां पर मुस्लिम लोग निर्णायक थे वहां की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। ब्राह्मण जहां पर निर्णायक थे वहां की तस्वीर अगर आपके सामने रखे तो देखिए, ब्राह्मण जिनको कि माना जा रहा था कि ब्राह्मण किस ओर जाएगा, 36 सीटें जहां पर ब्राह्मण निर्णायक थे, यानी कि ये जो बेल्ट है ये आप देख सकते हैं, इसमें पश्चिम का भी इलाका है, पूर्वांचल का भी इलाका है और यहां पर 9 सीटें समाजवादी प्लस को, यानी कि आप देखिए कि ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और ब्राह्मण बाहुल्य इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने, जब ये चुनाव चल रहा था उससे पहले और उस दौरान बहुत तरह के मुद्दे उठाए गए। ब्राह्मण नाराज है, किसानों की नाराजगी भारी पड़ेगी, तो ये सारे जो फैक्टर्स थे जिनको विपक्ष ने जोर शोर से आगे रखा। लेकिन अगर आप एक्चुअल चाहे वोट शेयर देखें या फिर सीट्स देखें उन इलाकों की जहां पर ये प्रभावित कर सकते थे या माना जा रहा था कारक होंगे, लेकिन वहां भी होता ऐसा नजर नहीं आया। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए कौशल कांत मिश्रा जी हैं, सत्येंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी के लीडर है, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हमारे साथ हैं और कुश अंबेडकर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सवाल आपसे यही सत्येंद्र सिंह जी कि बहुत सारे मुद्दों को आपने आगे किया, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें जहां से जीत की लहर शुरू हो चुकी थी भाजपा के लिए कि किसान नाराज है, जाट जो है वो नाराज है, वो सपा आरएलडी के साथ जा सकता है, ब्राह्मण नाराज है, ठाकुरवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये सारे मुद्दे तो खारिज हो जाते हैं। उन रीजन्स का अगर आप रिजल्ट उठाकर देखें जहां पर इस तरह का वोटर रहता है, वहां भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि माननीय अखिलेश यादव ने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। जनता की, जनसाधारण तमाम समस्याएं, जन सरोकार, महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश में तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा। इसमें अगर आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा, 2012 में हमने लगभग 29% वोट शेयर में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश की जनता ने 32.1% वोट शेयर हमें फिर से दिया 2022 में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार चाहिए थी। महंगाई पर काबू, बेरोजगारी पर बड़ी संख्या में लेकिन रोजगार चर्चा तो यही है ना सत्येंद्र यादव जी, आप कह रहे हैं कि नहीं चाहिए थी ऐसी सरकार, पर अब नतीजे हमारे सामने ऐसा हो चुका है, जनता ने बीजेपी को वोट दिया है और 80 और 20 जिस फॉर्मूले को सबने अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट किया, आपने भी अपनी परिभाषा दी, योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी परिभाषा दी, तो अब जातियों से ऊपर उठकर एकजुट होकर वोट भाजपा की तरफ जा चुका है और 100 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां पर सपा और भाजपा के बीच में जो जीत हार का डिफरेंस था वो 1500 से लेकर 8000 से 10,000 तक था, मतलब बहुत क्लोज फाइट थी। तो क्या गलत, क्या गड़बड़ हुई जिसके कारण आप इतना पीछे रह गई? वोट शेयर आपका बढ़ा, सीटें आपकी बढ़ गई, लेकिन जीत हासिल आप नहीं कर पाए। इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ये हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की भारी तादाद में जनता जो है परेशान है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहिए थी। उन्हें हिंदू मुस्लिम में बांटने वाली सरकार नहीं चाहिए थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी तंत्र का बड़े भारी तादाद में दुरुपयोग हुआ। पूरी सत्ता और सरकार ने या केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक बहुत बड़ी भारी तादाद में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ। पोस्टल बैलेट में भी धांधली हुई और जब इलेक्शन कमीशन, देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन रूल करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, स्टेट इलेक्शन कमीशन रूल करता है ऑल डीएम्स और जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन होता है। सीधी सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट प्रशासन था जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, दो प्रेशर में था।
एक तो ठीक है, आयोग की आप और अब भी दूसरी- गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, आप अब भी उस बयान पर कायम हैं जो आपने एग्जिट पोल्स को देखने के बाद दिया था। असल नतीजों के बाद भी आप यही कह रहे हैं कि दुरुपयोग हुआ है, धांधली हुई है, पोस्टल बैलेट से लेकर ईवीएम तक में। कौशल कांत मिश्रा जी, जवाब दीजिए, इस बात का असल नतीजा सामने है। एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि संघर्ष जारी रहेगा, वोट शेयर हमारा बढ़ा है, जिन्होंने हम पर भरोसा जताया, हमें वोट दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र, सबका दुरुपयोग हुआ है। इलेक्शन चालू हुआ था तो अखिलेश जी का नारा होता था, नई हवा है नई सपा है, पर सच्चाई ये थी कि ये वही हवा है और वही सपा है। और इलेक्शन खत्म होने के पहले ही अखिलेश जी कहने लगे जी ईवीएम बेवफा है, पर सच्चाई तो यह है जनता गुंडों से खफा है। आपने देखा जिस तरीके से इलेक्शन की जब काउंटिंग के 2 दिन पहले जिस तरह से गुंडागर्दी नजर आ रही थी, तो सपा ने अपने चरित्र को नहीं बदला है। आज उत्तर प्रदेश के जनादेश को स्वीकार न करते हुए कह रही कि जनता नहीं चाहती थी। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में इसी पद्धति से चुनाव होता आया था और लोकतांत्रिक तरीके से बात होती रही थी। आज ये कह रहे हैं कि जी जनता नहीं चाहती थी। अगर जनता नहीं चाहती थी तो उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, 5 में से 4 जगह भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है। और पंजाब में जहां हमने अब पहली बार शुरुआत की है और जहां पर हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, वहां पे एक अच्छी शुरुआत हुई है। तो विपक्ष का काम अब इन्हें ढंग से करना चाहिए, मिलजुल करके एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करें। अब इन्हें हार मान लेनी चाहिए, जनता के फैसले को सराखों पर रख करके अगली बार ये दोबारा अच्छी तरह से तैयारी करें, हमारी कमियों को बताते रहें। हम इनकी ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अब जो विपक्ष है वो कम से कम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए और सरकार की कमियों को उजागर करना उसका काम है, जनता से जुड़े रहना और एक लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उस रोल में आए। रुक करेंगे उमाशंकर पांडे का जो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, आप लोगों ने बहुत बड़े दावे किए, महिलाओं पर आपने दांव लगाया, उन्हीं की लगातार आप बात करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अनुमान के अनुकूल नहीं आया। यहां तक कि 2017 का आंकड़ा भी अगर उठाकर देखें, 2019 का आंकड़ा भी अगर उठाकर देखें तो उससे भी खराब प्रदर्शन आपका रहा। कैसे आप आकलन करेंगे? देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से हमारे लिए निराशा का विषय है और इस निराशा को हम स्वीकार करते हैं और हम उनको बधाई भी देना चाहते हैं जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं। जनता ने जिन पर भरोसा जताया है। और दूसरी बात देखिए, हमारे लिए निश्चित रूप से ये चिंतन का विषय है, हमारे लिए ये मंथन का विषय है और हमारा शीर्ष नेतृत्व ने उसी दिन, परिणाम के दिन ही इस पर मंथन करने की बात कही है। और मुझे लगता है कि उस चिंतन और मंथन से सकारात्मक सुझाव आएंगे, जिससे हम एक बार फिर से जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे, जीतने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप हार स्वीकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मंथन का वक्त है, अब और मजबूत तैयारी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि 2024 ज्यादा दूर नहीं है, वो लोकसभा का चुनाव है और वहां पर कांग्रेस का जो रोल है वो बहुत अहम है। एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस का एक ओहदा है और एक के बाद एक स्टेट्स में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2024 तक कांग्रेस की परिस्थिति क्या होगी, उसके लिए एक बड़े आत्ममंथन की जरूरत है। रुक करेंगे कुश अंबेडकर जी का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। कुश जी, चर्चा यहां पर यह भी चल रही है कि वो 80-20 वाली जो बात थी वो सही होती नजर आई है और दूसरी बड़ी बात यह कि 2022 का ये जो नतीजा है उत्तर प्रदेश का, क्या ये एक झलक है 2024 के लिए? यदि इसी तरीके से विपक्ष बटा रहा और विपक्ष कुछ ऐसा काम नहीं कर पाया कि लोग उस पर विश्वास कर पाए, तो यह मानने में कोई दो राय नहीं कि 2024 में भी यही होगा। इस वक्त पूरा का पूरा जो यूपी चुनाव था वो 2 पार्टियों के बीच में रहा। मैं सबसे पहले भाजपा को बधाई भी दूंगा कि वो लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब रहे, वो लोगों को एहसास दिलाने में कामयाब रहे कि नहीं, हम आपको कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य की दृष्टि से चीजें का और सड़कें यूपी में बहुत अच्छी थी। वो जो मैं पूरा यूपी घूमा हूं तो लोग उसकी भी चर्चा करते थे, लाभार्थी योजना हो, उन सब के ऊपर जनता ने इनके ऊपर विश्वास दिलाया है। अब उस विश्वास पे खरा उतरना इनकी जिम्मेदारी है और सपा के लोगों को भी ये चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए कि चुनाव के समय एकदम सक्रिय होने से कुछ नहीं होगा। 1 साल 365 दिन की राजनीति आपको करनी पड़ेगी। सपा और बसपा, मेरी उन दोनों को राय है कि यदि आप
नए दौर चलिए, की आपका यही राजनीति में खुद को सजेशन मैं स्थापित- सपा के पास लिए जाती हूं। सत्येंद्र यादव जी, कहा यह जा रहा है कि बीते 5-6 महीने में आप एक्टिव रहे, चुनाव से 6 महीने पूर्व आप एक्टिव रहे, लेकिन यदि सरकार में आना है, वापसी करनी है, तो पूरे 5 साल जो है वो आपको ग्राउंड पर बिताने होंगे, जनता के बीच जाना होगा, तब जाकर बात बनेगी। बिल्कुल, हम नए संकल्प के साथ, और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं इस आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की बड़ी भारी तादाद में जो जनता है वो बिल्कुल भी परेशान न हो। हम उनके साथ हैं, सड़क से लेकर सदन तक, भीतर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर भीतर तक। हमेशा समाजवादी पार्टी सड़क पर रही, और जब भी कोई अन्याय, अत्याचार, अपराध और कोई भी घटना घटित हुई तो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, आवाज को बुलंद किया। उत्तर प्रदेश की भारी संख्या में उस जनता को जो परेशान है इस बात को लेकर कि अब आगे क्या होगा, और फिर से वही शुरू हो जाएगा कि ऊपर से तो बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं, टीबीसी के विज्ञापन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकिन लेकर देखिए नीचे तक। सत्येंद्र जी, बात यही है कि जिन दावों को आप झूठ बताते रहे, सरकार जब अपना कामकाज गिना रही थी उसको आप कहते रहे कि छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। जनता ने सबको दरकिनार करते हुए उनके आश्वासनों को भी माना, उनके भविष्य के विजन को भी माना, और जो उन्होंने कहा कि हाँ हमने ये किया, उस पर भी मुहर लगा दी। इस बात को समझना, इसी बात को समझना बहुत जरूरी है इस देश के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये चुनाव से ज्यादा जनमत की लूट है। तकनीकी में चैलेंज करता हूं, इलेक्शन कमीशन भी अगर आप चले, हम चले, इलेक्शन कमीशन हर एक बूथ पर वोट कटे हैं, भारी संख्या में कटे हैं, और जिस वक्त अगर मदद अभी चाहिए थी, शिकायत अभी सुननी चाहिए थी, कमीशन कल एक्शन ले रहा है, घटना अभी घट रही है। चलिए, आप जिस वक्त ये बात कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, कौशल कांत मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं। कौशल जी जवाब देंगे इस बात का? वो अब भी उसी बात पर कायम है, वोट कटे हैं, चोरी हुई है, ये जीत जो है वो धांधली से भरी हुई है। अर्पिता जी, आस्था जी, देखिए, हाँ आस्था जी, मैं कह रहा हूं 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ, हर जगह का विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है, केवल यहां का विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये इन पे डाउट क्रिएट करता है। इसके अलावा जब कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी हारती है, जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हारती है, जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नहीं आती है, जब भारतीय जनता पार्टी पंजाब में नहीं आती है, तो ईवीएम सही हो जाता है, तब इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक। और जब भारतीय जनता पार्टी 4 स्टेट में जीतती है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में जीतती है, तो सपा जैसी जो तुष्टीकरण वाली और जातिवादी पार्टियां हैं वो इस पे सवाल उठाती हैं। अभी भी इनका होश ठिकाने नहीं आया है कि जब तक ये जातिवाद और तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक प्रदेश में और देश में मोदी जी के आने से इलेक्शन का डायरेक्शन बदल चुका है। जब तक वो सबके बारे में नहीं सोचेंगे, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चल रही है, उसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, चलिए, आपने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर निकल करके सामने आया, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड की बात हो। तो एक बार फिर से जानकार यही मान रहे हैं कि जो मोदी मैजिक है वो लगातार बरकरार है, मोदी लहर अब भी उसी तरह इंटैक्ट है, और इसका बड़ा असर जो है वो चुनाव नतीजों के तौर पर दिखता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।